आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। इसकी आँखें मुसलसल सूरज की पड़ती रोशनी से खिलीं। वो अपनी आँखें मुसलती हुई उठी तो हैरानी से आसपास देखा। कमरे में मौजूद ग्लास विंडो से रोशनी छन करके कमरे में आ रही थी, जिसने उसकी नींद डिस्टर्ब की। अपने बाल सारे जोड़े में समेटते हुए उसने आसपास देखा। अगले पल हैरान हुई। वो शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। ज़रीन ने एक नज़र उसे देखा, फिर जल्दी से सोफे से उठी, दोपट्टा गले में डाला और इसकी नज़रों से छपती हुई वॉशरूम में चली गई। जब तक वो बाहर निकली वो कमरे से जा चुका था। खाली कमरा इसका मुंह चरा रहा था। ये देखते ज़रीन की आँखों में बहुत तेज़ी से नमी इकट्ठी हुई। वो उसे इस तरह अगनूर कर रहा था जैसे वो इस कमरे में अकेली हो, कि वो इतनी गई गुजरी थी कि वो उसे देखना भी गवारा नहीं कर रहा था। अपनी आँखों की नमी अंदर ही अंदर धकेलते उसने अपने बालों में कंघी करनी शुरू की। चटी बनाते बाल सारे कौर करने के बाद वो कमरे की हालत पर गौर व फिक्र करने लगी। अगर ज़ौबी बेगम ने इस तरह सोफे पर पड़ा कंबल देख लिया तो वो जान जाएंगी कि उन दोनों के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं। इसलिए जल्दी से उसने सोफे पर पड़ा कंबल उठाया और उसे वापस ड्रेसिंग रूम में रख दिया। और जब कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों उतरती लाउंज में आई तो वो अपनी मुंह की पेशानी पर बोसा देता हुआ घर से बाहर निकल चुका था। ज़रीन ने बस एक आखिरी निगाह इस पर डाली, फिर वो लाउंज के दरवाजे से गायब हो गया। इसका मूड एकदम ही उदास हो गया। वो आई और ज़ौबी बेगम को सलाम करने के बाद पास ही पड़ी कुर्सी खींचते बैठ गई। दिमाग मुख्तलिफ सोचों का शिकार था। ज़ौबी बेगम ने एक नज़र उसे देखा। क्या बात है, कहीं खोई हुई हो? उनकी आवाज़ सुनते वो चौंकी, फिर नफ़ीमी सर हिलाया। कहीं भी तो नहीं। बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। ज़ौबी बेगम की गहरी नज़र ज़रीन के ही आर पार हो रही थी। तुम्हारे और अरमान के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया? उनके इस बेसाख्ता पूछे गए सवाल पर ज़रीन निगाहें झुकाए अब आसपास देख रही थी। कुछ पल ज़ौबी बेगम ने इसके जवाब का इंतज़ार किया, मगर जब वो कुछ भी नहीं बोली तो ज़ौबी बेगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम दोनों का निकाह जिन हालात में हुआ है, इसके बाद दोनों को ही इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त चाहिए। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कुछ सख्त मिजाज है, लेकिन यकीन करो वो दिल का बुरा नहीं है। ज़ौबी बेगम ने इसके हाथ पर हाथ रखते यकीन दिलाया और वो कुछ भी ना कह सकी। अल्फाज ही हलक से निकलने से इनकारी थे। इसके पास अल्फाज होते तो ही कुछ बोलती। बस भीगी आंखों के साथ इस बात में सर हिला गई। नाश्ते के बाद ज़ौबी बेगम का मोबाइल फ़ोन बज उठा तो वो किसी से बात करते लाउंज से बाहर गार्डन की तरफ चली गईं और ज़रीन अब हसरत से आसपास इस इतने बड़े खूबसूरत महल को देख रही थी। इस महल को देखते हुए इसकी आँखें बार बार नम होने लगीं, फिर वो सालों पीछे माजी में पहुंच गई। इसे शिराजी हाउस रहते 2 माह हो गए थे। ज़ौबी बेगम परेशान सी शिराजी साहब के पास बैठी थीं। 2 माह हो गए हैं, अब तक पुलिस वालों को ज़रीन के वालिदैन का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। एक बच्ची अपने वालिदैन से अलग हो गई है, ना जाने कब और कैसे ये अपने वालिदैन से अलग हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। शिराजी साहब ज़ौबी बेगम के लहजे में फ़िक्र और परेशानी साफ महसूस कर सकते थे। मैं समझता हूँ, लेकिन फ़िक्र मत करो, ये बच्ची बेआसरा नहीं रहेगी। अगर इतना ही मसला हवा तो हम हमेशा के लिए उसे अपनी बेटी बना लेंगे। वैसे भी मुझे तो हमेशा से एक बेटी चाहिए थी। वो ज़रीन को देखते मुस्कुरा कर बोले थे, जो कुछ फासले पर सोफे के पास खड़े अरमान आलम से कोई बात कर रही थी। ज़ौबी बेगम के लबों को एक आसूदा सी मुस्कुराहट ने छुआ। लेकिन मेरे दिमाग में इससे भी अच्छा आइडिया है। ज़ौबी बेगम की बात सुनते शिराजी साहब ने हैरानी से इन्हें देखा। कैसा आइडिया? आपने एक चीज़ नोट की है, हमारा अरमान ज़रीन के आने के बाद कितना बदल गया है। उसकी खामोश तबीयत, पर्सनैलिटी, सब कुछ चेंज हो गया है। इसका और ज़रीन का ताल्लुक़ ऐसा है जैसे रूहों के साथी हूँ, और जब से ज़रीन उसकी
जिंदगी में आई है उसने तब से हमें दोबारा इस प्रिंसेस वाले टापक के लिए तंग भी नहीं किया, और मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम जरीन को ज़रमीना के हवाले कर दें, इस तरह इसकी खाली झोली भी भर जाएगी और जरीन को वालिदैन भी मिल जाएंगे। ज़ौबी बेगम का मशवरा निहायत मुनासिब था कि शिराजी साहब को भी उनकी बात बहुत अच्छी लगी। लेकिन तुम्हें लगता है कि अरमान उसे यहाँ से जाने देगा? मुझे नहीं लगता कि अरमान अब इसके बिना एक दिन भी गुजारेगा। शिराजी साहब ने अरमान की आंखों में ज़रीन के लिए बहुत ख़ास जज्बा देखा था। ज़ौबी बेगम खलकर मुस्कुराई थीं। उसका भी हल है मेरे पास, आखिर में उसकी मुँह इसकी हर टेंशन और परेशानी का हल मेरे पास ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ज़ौबी बेगम के लहजे में हल्का सा फ़ख्र था कि शिराजी साहब मुस्कुरा दिए थे। वो वाकई बहुत समझदार और अक्लमंद खातून थीं। वो दोनों एक साथ बैठे थे और उनके बिल्कुल सामने ही शिराजी साहब और ज़ौबी बेगम बैठे थे और सारी बात अरमान को बता चुके थे। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? अरमान को तो सुनकर सदमा ही लग गया। ज़ौबी बेगम ने बेबसी से कंधे अचुकाए थे। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें एक प्रिंसेस चाहिए, तो बस ये समझो ये वही प्रिंसेस है जो तुम्हारी खाला तुम्हें देने वाली थी। फ़िलहाल ये बहुत छोटी है, इसलिए हम उसे तुम्हारी खाला के हवाले कर देंगे। जब ये बड़ी हो जाएगी फिर हम उसे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए वापस ले आएंगे। ज़ौबी बेगम ने उसे आम से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की थी। 12-13 साल का बच्चा था, इसका ज़हन एक आम बच्चे से ज़्यादा तेज़ था, वो ज़हीन भी था। लेकिन हम उसे अपने साथ रख लेते हैं। वो कुछ सख्ती और कुछ गसलिए लहजे में बोला था। नहीं ना, अगर तुम्हें ज़रीन से शादी करनी होगी तो फिर तुम्हें ज़रीन से अलग रहना होगा। इस तरह एक ही घर में ज़रीन को नहीं रख सकते। अगर हमने उसे लीगली अडॉप्ट किया तो फिर ये हमारी बेटी बन जाएगी, तो इस तरह फिर तुम्हारी प्रिंसेस नहीं तुम्हारी बहन कहलाई जाएगी। लोग बहुत बातें करेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम फ़िलहाल के लिए ज़रीन को तुम्हारी खाला के हवाले कर दें। इसके बाद जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं खुद उसे तुम्हारी दुल्हन बनाकर तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। ज़ौबी बेगम के लहजे में मजबूती और मान था। अरमान आलम ने एक बेबस नज़र अपनी मुँह पर डाली, फिर उसी ज़ख्मी नज़रों से ज़रीन को देखा जो मासूमियत से आँखें टिमटिमाते हुए इन तीनों को देख रही थी। प्लीज़ मम्मी, मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो अचानक खौफज़दा होता ज़रीन का हाथ अपने हाथों में ले चुका था कि ज़ौबी बेगम उसे इतनी फ़िक्र करता देख मुस्कुराएं। इन्होंने नरमी से ज़रीन का हाथ अरमान के हाथों से आज़ाद करवाया। अगर तुम चाहते हो कि ये सारी ज़िंदगी हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाए, फिर कुछ साल उसे खुद से दूर करना होगा, ये ज़रूरी है अरमान। माँ की बात सुनते उसने बेबसी से कंधे अचुकाए थे। लेकिन फिर आप वादा करें कि ये सिर्फ मेरी होगी और मैं हर माह बाद इससे मिलने के लिए खाला के घर जाऊंगा। उसने मुँह के सामने अपना हाथ फैलाया था, जैसे वादा मांग रहा हो। ज़ौबी बेगम ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर हाथ रख दिया। पक्का वादा? ज़रीन सिर्फ तुम्हारी अमानत है और ये तुम्हारी मुँह तुमसे वादा करती है कि मैं एक दिन उसे तुम्हारी बीवी बनाकर ही रहूंगी। ज़ौबी बेगम ने अरमान को अपने साथ लगाए इसके कान में सरगोशी की थी और फिर इसके बाद ज़रीन को ज़ौबी बेगम की छोटी बहन ज़रमीना बेगम के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने कुछ माह पहले ही अपनी औलाद को खोया था, और इस तरह इन्होंने ज़रीन को लीगली अडॉप्ट कर लिया। वो बहुत खुश थीं। आपा, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। आपने मुझे सिर्फ एक बेटी नहीं दी, आपने मेरी झोली भर दी है। ज़रमीना बेगम अपनी बहन के गले लगी खूब रोई थीं। ज़ौबी बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी बहन हो और आज से ज़रीन तुम्हारी बेटी है। लेकिन एक बात याद रखना, ज़रीन मेरे अरमान की अमानत है। जब ये इतनी काबिल हो गई कि मैं अपनी अमानत तुमसे वापस ले सकूं तो उसे लेने के लिए ज़रूर आऊँगी। ज़ौबी बेगम ने ज़रीन के माथे पर लब रखते हुए ज़रमीना बेगम को हिदायत की थी। ज़रमीना बेगम ने इस बात में सर हिलाया। उनके शौहर वक़ार आफरीदी को भी बच्ची से कोई मसला नहीं था, वो भी बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि ज़रमीना बेगम शायद अब कभी भी मुँह ना बन सके। वो दोनों उस वक्त इस छोटे से गार्डन में खड़े थे। आलम किया, अब मैं यहाँ पे रहूँगी? इसने अरमान आलम को देखते सवालिया आई बरूह चुकाई।
अरमान ने इस बात में सर हिलाया था। बस थोड़ी देर की बात है जरी, फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए वापस ले जाऊंगा। वो इसका हाथ पकड़े उसे यकीन दिला रहा था। पक्का परूमस। वो इसके हाथ देखती हुई वादा मांग रही थी। अरमान आलम के लब मुस्कुराहट में जले। हाँ पक्का वादा, में वापस आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। इसके लहजे की मजबूती देखते जरीन के होंठों पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आई और इसके गाल पर गड़ा वाज़ेह हुआ। किसी शोर की आवाज़ से वो होश में आई, चौनकी आसपास देखा तो मुलाजिमा लाउंज में दूर खड़ी सफाई कर रही थी और इसके हाथ में वाइपर था। शायद इसकी आवाज़ से ही जरीन की निगाहों का सकता टूटा। इसने हैरानी से आसपास देखा तो वो डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। शायद यहाँ बैठे उसे 1 घंटा हो गया था। वो माजी में ऐसी खोई के हाल और मुस्तकबिल भूल ही गई। उसे अपने गालों पर कुछ बहता महसूस हुआ। हाथ लगाकर देखा तो वो पानी था। वो माजी को याद करते एक बार फिर रो पड़ी थी। जल्दी से अपनी आंखों की नमी रगड़ते हुए वो कुर्सी से उठी और अब वापस वो कमरे में जा रही थी। कमरे में दाखिल होते आज उसने पहली बार कमरे को गौर से देखा था। कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पड़ी थी। इसने हर चीज़ को देखते ये नोट कर लिया ताकि अरमान की खैर मौजूदगी में इसकी कोई भी चीज़ अगर छुए भी तो एहतियात से वापस वहीं रख दे। दूसरी तरफ वो सारा दिन पुलिस स्टेशन में मसरूफ़ रहा। खुद को तमाम गमों से बाहर निकालने के लिए बस एक यही काम काफ़ी था। रात के 11 बजे तकरीबा वो अपने काम से फारिग हुआ और फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। इसकी गाड़ी आधे रास्ते में ही रुक गई। वो जितनी भी कोशिश करता था लेकिन फिर भी हर बार इस जगह पर आकर इसकी गाड़ी रुक जाती थी। इसकी आंखों में नमी इकट्ठी हुई। एक थकनज़दा सांस खारिज करते वो गाड़ी से बाहर निकल आया। इसकी नज़र छोटी दीवारों के इस पार बने गेट तक गई जहां पर कब्रिस्तान लिखा हुआ था। अरमान का सारा जिस्म कपा उठा। इसकी कभी हिम्मत नहीं हो सकी थी वो दिन में इस जगह आता, इसलिए हमेशा रातों के अंधेरे में ही वो यहाँ पर आता था। इसका सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कपाने लगा। बहुत मुश्किल से खुद को सहारा देते हुए वो कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। 2 मिनट तक वो कब्रिस्तान में चलता रहा, फिर एक कब्र के सामने आकर रुक गया। कितनी देर सर झुकाए बस इस कब्र के सामने खड़ा रहा। फिर वो वहीं दौजानू घुटनों के बल गिरा था और अब अपना बाजू चेहरे पर रखे वो फूट फूट कर रो रहा था। ये वो कब्र थी जहाँ आकर वो अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेता था। ऐसी बातें जो वो ना तो मम्मी से और ना ही हारून से कर सकता था। ऐसी बातें जो वो अपने दिल से भी नहीं कर सकता था वो यहाँ आकर करता था। इसकी घटी घटी ससकियाँ थीं जो आसपास इस रात की खामोशी में गूंज रही थीं। देखने वाले अगर 28 साला अरमान आलम जो कि संगदिल असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था उसे बच्चों की तरह एक कब्र के कतबे के पास बैठे फूट फूट कर रोते देखते तो शायद इन्हें अपनी आंखों पर यकीन ना होता, मगर यही सच था। कितनी ही देर रोने के बाद उसने अपने अंदर का गुबार बाहर निकाला, फिर अपना चेहरा साफ किया, दुआ के लिए हाथ उठाए। दुआ करने के बाद हमेशा की तरह बहुत सारे शिकवे किए, मगर आज शिकवे करने के लिए ज़बान का इस्तेमाल नहीं किया, बस आंखें ही काफ़ी थीं। फिर कितनी ही देर वो इस कब्र के पास बैठा रहा जिसके खतबे पर 2 अल्फाज बड़े बड़े हुरूफ में जली किए गए थे, ज़रीन अरमान, और इसके नीचे ही एक और सतर थी जो कुछ छोटे हुरूफ से लिखी गई थी, आलम की ज़री। अब वो बहुत मोहब्बत से इस कब्र की मिट्टी पर हाथ फेर रहा था और रात के इस एक पल के लिए बादल पूरे जोरों से गरजे थे। जब बादल एक बार फिर दोबारा जोरों से गरजे तो वो होश में आया। वक्त का अंदाज़ा हुआ तो पता चला रात के 12 बज गए थे। अपनी हालत संभालता हुआ वो जल्दी से वहाँ से उठा। एक आखिरी मोहब्बत भरी निगाह इस कब्र पर डालने के बाद वो वापस गाड़ी की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचा तो रात के 12:30 हो चुके थे। सीने में आग लगी हुई थी, आंखों की सुर्खी लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। जिस दिन वो कब्रिस्तान जाता था इस दिन के बाद इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि 4 दिन तक फिर उसे बुखार रहता था। उस वक्त भी इसका कलीजा अंदर से फट रहा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड कराउन से टेक लगाए शायद बैठे बैठे ही सो गई थी।
इसे देखते एक बार फिर अरमान आलम को अपना नुकसान याद आया और इस शिद्दत से याद आया कि वजूद में शरारे फूट पड़े। गुस्से से दरवाज़ा ठुक से बंद किया। वो जो कच्ची नींद लेटी थी जल्दी से हड़बड़ा कर उठी और अरमान को कमरे में दाखिल होते देख वो शर्मिंदा सी हो गई। वो गुस्से से उसी की जानिब आ रहा था। वो तो बेड के किनारे बैठे किताब पढ़ रही थी, ना जाने कब बैठे बैठे इसकी ऊँख लग गई, उसे खुद एहसास ना हुआ। वो इसके सर पर पहुंचता हुआ उसका बाजू दबोच चुका था। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वो अपनी पूरी ताकत से धाड़ा था कि एक पल के लिए ज़रीन कांप सी गई। आई एम सूरी मी तो बस बैठी थी, पता नहीं कब मेरी आँख लग गई। आई एम सूरी मी अब आप के बेड पर नहीं बैठूंगी। अरमान आलम की वहशत से लाल होती आँखें देखते हुए ज़रीन एक बार तो अंदर तक सारी कांप गई। ज़िंदगी में पहली बार उसे अरमान से इतना खौफ आया था। वो हकलाते लहजे में बहुत मुश्किल से बोली थी। उसका बाजू छोड़े, वो इसका जबड़ा दबोच चुका था। क्या लगता है तुम्हें इस तरह की थर्ड क्लास हरकतें करोगी तो मैं तुम्हारी उन काली आँखों का असीर हो जाऊंगा या फिर तुम्हारी ज़ुल्फ़ों पर मर मिटूंगा। एक बात याद रखना, तुम आप जमजम से धुलकर भी आ जाओ तब भी तुम अरमान आलम के दिल में अपनी कोई जगह नहीं बना पाओगी। आज के बाद मुझे इस कमरे में दिखाई मत देना। सख्ती से गिराते हुए वो उसका बाजू दबोचे एक बार फिर उसे कमरे से बाहर निकाल फेंक चुका था। और अपनी इस कद्र तज़लील पर ज़रीन की आँखों से बेसाख्ता आंसू बहते गालों तक गए। वो समझ ना सकी उसने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से ये शख्स हर वक्त गुस्से में ही रहता है। और अंदर कमरे में चक्कर पर चक्कर काटता अपने अंदर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। और बाहर वो बेबसी से कितनी ही देर वहीं दरवाजे के पास बैठी अपने आंसू बहाती रही। फिर जब हिम्मत ख़त्म हुई, सर्दी लगनी शुरू हुई तो बेबसी से उठी और साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। अब वो सारी रात सर्दी में बाहर तो नहीं बैठ सकती थी। ये कमरा भी खूबसूरत था, साफ सुथरा था, मगर अरमान आलम के कमरे का मुकाबला सारे महल का कोई भी कमरा नहीं कर सकता था। वो वहीं बेड के किनारे बैठी और अब बेबसी से अपने हाथ की लकीरों को देख रही थी। आप ऐसे तो नहीं थे आलम, ये आपको क्या हो गया? अगर आप सिर्फ इस वजह से मेरे साथ ये सब कर रहे हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, तो खुदा की कसम मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैं तो सालों से आपसे मोहब्बत करती आ रही हूँ और आज भी आपकी वफादार हूँ। मैं जानती हूँ अनाबी और मुमानी ने आपके दिमाग में जहर डाला है। इन्होंने आपसे यही कहा होगा कि मैं किसी मर्द के साथ भाग गई। सच तो ये था कि उन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। काश आप जान पाते कि मैंने आपके बना यह किया कुछ झीला। आपकी खातिर में आग में जली हूँ। आखिर आपको कब मेरी तकलीफ़ें, मेरी कुर्बानियाँ नज़र आएंगी? आखिर कब आपको मेरी आंखों में छुपा हुआ दर्द नज़र आएगा? कब आप जानेंगे कि मैं ही वो ज़रीन हूँ जो एक वक्त में आपकी ज़री हुआ करती थी? वो बेबसी से कहती चेहरे पर दोनों हाथ रखे फूट फूट कर रो पड़ी थी। अब सिर्फ किस्मत में रोना ही रह गया था। जब तक अरमान का रवैया ठीक ना हो जाता तब तक उसे बस सब्र और बर्दाश्त ही करना था। उनके निकाह को 2 हफ्ते गुजर गए थे। इस दिन के बाद ज़रीन दोबारा इस कमरे में दाखिल नहीं हुई। अरमान का वही टाइम टेबल था, सुबह 8 बजे घर से निकल जाता और रात 11-12 बजे के बाद आता। चूंकि ज़ौबी बेगम उन दोनों के आपसी मसले के बारे में कुछ नहीं जानती थीं, इसलिए इन्हें इस सारे मैस का कोई अंदाज़ा नहीं था। ना ही इन्होंने एक बार भी अरमान के कमरे में झांक कर ये देखा कि वो दोनों क्या करते हैं। वो तो जानती ही नहीं थी कि वो दोनों अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, वरना शायद ज़ौबी बेगम के गुस्से को वो दोनों ही फीस करते। इस दिन के बाद फारिया बेगम या अनाबी भी दोबारा शिराजी हाउस नहीं आए। ना जाने उन दोनों बेटी के दिमाग में क्या चल रहा था और अब वो ज़रीन को किस नई साजिश का शिकार बनाने वाले थे, मगर उनकी तरफ से फ़िलहाल खामोशी थी। वो किचन से बाहर निकल रही थी जब उसने देखा कि ज़ौबी बेगम परेशान सी लाउंज के सोफे पर बैठी हुई हैं और परेशानी से अपने सीने को मसल रही हैं। वो जल्दी से उनकी जानिब गई। आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है?
परेशानी से पूछा। ज़ौबी बेगम के चेहरे पर पसीने के कतरे नुमायां थे। पता नहीं, बस दिल घबरा रहा है, वो परेशान सी होती बोली। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो जल्दी से वापस किचन में भागी थी। जब तक दोबारा पानी लेकर आई तब तक ज़ौबी बेगम शाहिद बेहोश हो गई थीं। उनकी ये हालत देखते ज़रीन के लबों से एक चीख निकली, हाथों से गिलास छूटता, ज़मीन बोस हवा। वो जल्दी से उनकी जानिब भागी थी। आंटी, आनी किया हवा है, आँखें खोलें। परेशानी से ज़ौबी बेगम का गाल थपथपाने लगी मगर इन्हें होश नहीं आ रहा था। ज़रीन के हाथ पांव फूले, समझ ना आई क्या करे। इसकी नज़र ज़ौबी बेगम के मोबाइल पर गई जो वहीं टेबल पर पड़ा हुआ था। इसने जल्दी से बना सोचे समझे ज़ौबी बेगम की उंगली पकड़े फिंगरप्रिंट लॉक खोला, फिर जल्दी से अरमान का नंबर डायल किया। बेल जाती रही और दूसरी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। वो अपनी मां की परवाह करता था इसलिए फ़ौरा मोबाइल उठा लिया। जी मम्मी। इसकी संजीदा आवाज़ कानों में गूंजी, ज़रीन के गले में गीली गिंद अटक गई। इसने कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाशे मगर बोला ना गया, बस इसके लबों से एक ससकी निकली थी और दूसरी जानिब वो जो पुलिस स्टेशन में अपने कैबिन में बैठा हुआ था हैरान हुआ। मम्मी आप ठीक हैं? वो घबराता सा बोला था। मगर ज़रीन से फिर भी कुछ ना बोला गया। इसे अंदाज़ा हो गया था कि फ़ोन के उस पार नू नहीं ज़रीन है। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। इस बार वो कुछ गुस्से से धड़ा था कि ज़रीन के लबों ने हरकत की। पता नहीं आंटी को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई हैं। जल्दी से आ जाएं, प्लीज़ जल्दी आ जाएं। वो अपनी पूरी ताकत से चलाई थी कि अरमान एक झटके से कुर्सी से उठा। किया हवा मम्मी को किया तुमने मेरी मम्मी के साथ। वो फ़ोन के इस पार इस कदर शिद्दत से चलाया था कि ज़रीन के हाथों से मोबाइल फ़ोन छूटता हुआ नीचे नरम कालीन पर जा गिरा। बदगमानी की इस कदर गहरी खाई में था, इसे लग रहा था कि ज़रीन ने कुछ किया है। ज़रीन के दिल में छन से कुछ टूटा था कि इसकी गूंज कानों तक सुनाई दी। वो सर झटकते हुए अपने आंसू साफ करती जल्दी से मुलाजिमा के सहारे ज़ौबी बेगम को लिए पोर्च तक आई। इन्हीं गाड़ी में बिठाने के बाद ड्राइवर अंकल के साथ जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहा और दूसरी जानिब अरमान आलम 5 मिनट में ही रश ड्राइविंग करते हुए घर पहुंचा। लेकिन जैसे ही मुलाजिमा ने बताया कि ज़रीन तो पहले ही ज़ौबी बेगम को हॉस्पिटल लेकर जा चुकी है तो वो जल्दी से हॉस्पिटल की जानिब भागा था। अरमान की बात सुनने के बाद उसके वजूद में इतनी हिम्मत कहाँ से आई वो खुद नहीं जानती थी, मगर बस उसे हर हाल में ज़ौबी बेगम की जान बचानी थी। ये वो औरत थी जिसने माहिर के बाद उसे मुँह का प्यार दिया। इसे देखकर ज़रीन को हमेशा ही याद आती थी। वो जल्दी से ज़ौबी बेगम के साथ हॉस्पिटल पहुंची। नर्सेज और डॉक्टर्स की मदद से इन्हें जल्दी से आईसीयू में ले जाया गया और बाहर वो बेचैनी से चक्कर काट रही थी। जब वो तेज़ कदमों से चलता हुआ कॉरिडोर में दाखिल हुआ, किसी खास एहसास के तहत ज़रीन की नज़र ऊपर उठी और वो सामने से चलता हुआ आ रहा था। कदमों में बेकरारी थी, चेहरे पर गुस्सा और खौफ के तासुरात वाज़ेह थे। वो इसके करीब आ गया, इतना कि दोनों में सिर्फ 5 मीटर का फासला रह गया। वो सारे ज़ब्त खोते हुए उठी थी और भागती हुई इसके सीने से जा लगी और अरमान आलम के बढ़ते कदमों को अगले ही पल ब्रेक लगी। वो वहीं राहदारी में ही साकत खड़ा रह गया। उसे लगा इसका सारा जिस्म पत्थर हो गया है। आंखों की पुतलियां नाकाबिल हद तक फैलीं। अरमान आलम को अपने आसपास आने वाली सारी आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गईं। कॉरिडोर में चलते लोग, हुजूम का शोर, कदमों की चाप, हर कस्म की आवाज़ आना बंद हो गई। इसे लगा अब वो कभी सुन नहीं पाएगा। इसे लगा अब वो कभी हिल नहीं पाएगा। वो पत्थर ही तो हो गया था। ये अमल उसके लिए ग़ैर मुतवक्के था। इसके सीने से लगी अब हिचकियों से रो रही थी और अरमान आलम के कानों में सिवाय उसके रोने की आवाज़ की कोई भी दूसरी आवाज़ नहीं पड़ रही थी। कितनी ही देर तक वो बेहिस्वाओ हरकत खड़ा रहा, यहाँ तक कि अब राहदारी से गुजरते लोगों ने मुड़ मुड़ कर इस लड़की को देखना शुरू कर दिया जिसके रोने की आवाज़ इस सारे कॉरिडोर में फैली हुई थी। बहुत देर के बाद जाकर अरमान आलम के सुन जिस्म में हरकत हुई, वो होश में आया।
और जल्दी से ज़रीन को खुद से अलग किया। वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। वो जो इस पर गुस्सा करने का इरादा रखता था, इसकी भीगी आंखें देखते हुए सारा गुस्सा पल में कहीं हुआ हो गया। अगर कोई और मौका होता तो शायद वो इस लड़की पर अपनी भड़ास निकालता, मगर फ़िलहाल इसकी तकलीफ़ देखते एकदम खामोश हो गया। इसकी आंखों की सुर्खी लम्हों में कम हुई। एक गहरी सांस लेते अरमान आलम ने खुद पर काबू पाया। नरमी से उसका हाथ पकड़े वापस बेंच तक आया, उसे बेंच पर बिठाया। एक नर्स जो काफ़ी देर से ज़रीन की हालत देखते परेशान हो रही थी, वो इसके लिए पानी लेकर आई। आर यू ओके मीम? नर्स पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाती हुई पूछ रही थी। इसका इस तरह रोना अरमान को मज़ीद मुज़तरब कर गया। जल्दी से पानी की बोतल खोलते उसने ज़रीन के होंठों से लगाई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी हिचकियों और ससकियों काबू करने की कोशिश की और बमुश्किल 2 घूंट पानी के भर सकी। अब अरमान नर्स की जानिब मुतवज्जह था। मेरी मम्मी, उनकी तबीयत कैसी है? परेशानी से पूछा। नर्स ने बेबसी से कंधे अचकाए। ये तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। इतना कहते नर्स राहदारी में आगे बढ़ गई। अरमान इसके पास ही बैठा था। किया हुआ था मम्मी को? लहजा दो टोक था, चेहरा बेतासुर था। इसकी निगाहें ज़मीन की जानिब थीं, वो ज़रीन को नहीं देख रहा था। ज़रीन ने हिम्मत करते कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाशे। पता नहीं, अपने दिल पर हाथ रखते मसल रही थी। मैंने पूछा, तबीयत ठीक है? इन्होंने कहा घबराहट हो रही है। मैं किचन में पानी लेने गई थी, जब वापस आई तो वो बेहोश हो गई थी। वो अपनी हिचकियां काबू करती बामुश्किल बोल सकी। इतने में आईसी उत्तराखंड दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर निकले। अरमान जल्दी से डॉक्टर की जानिब बढ़ा था, मगर ज़रीन में हिम्मत ना हो सकी। डॉक्टर, मेरी मम्मी कैसी हैं? इसके लहजे में मां के लिए साफ मोहब्बत, परेशानी और फिक्र झलक रही थी। फिक्र मत करें, वो ठीक ही। इन्हीं मनी हार्ट अटैक आया है। शक्र करें कि इन्हीं टाइम पर हॉस्पिटल ले आया गया, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। फ़िलहाल इन्हीं 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, इसके बाद आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, इन्हें ज़हनी टेंशन नहीं देनी, इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। मुझे लगता है इन्होंने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है, मगर अब वो स्टेबल हैं। डॉक्टर मुकम्मल तफसील बताते राहदारी में आगे बढ़ गए और अरमान को अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई। उसकी मुंह तो बिल्कुल ठीक थी, इन्हें तो कोई दिल का मसला भी नहीं था, तो फिर ये हार्ट अटैक? उसने एक नज़र ज़रीन को देखा, जो चेहरा झुकाए अब अपने आंसू साफ कर रही थी। वो ख्वाह ही इस पर इतना गुस्सा कर गया। अगर ज़रीन वक्त पर इन्हें हॉस्पिटल ना लेकर आती तो शायद उसकी मां की जान को ख़तरा होता। अब इसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, वो अपनी मां के मामले में इतना लापरवाह कैसे रह गया। कुछ ही देर तक ज़ौबी बेगम को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। वो दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुआ तो उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अपनी मां की ये हालत देखते हुए अरमान को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। वो सारी दुनिया में शायद सिर्फ 2 ही औरतों से मोहब्बत करता था, और उन 2 औरतों में पहली उसकी मां थी। वो उनके पास स्टूल खींचते हुए बैठ गया, धीरे से उनका हाथ पकड़ा, फिर अपने लबों से लगाया। आई एम सॉरी मम्मी, मैं क्यों इतना बिजी हो गया कि आपकी तरफ तवज्जो देनी ही छोड़ दी। आंखों से आंसू बहते मां का हाथ भगोना लगे। इसके लहजे में सारे जहान की तकलीफ थी। बताई परूमा, सब मैं आपको ज़रा सी भी तकलीफ नहीं दूंगा। आपकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आपकी खातिर मैंने इतना बड़ा इस निकाह का कड़वा घूंट भर लिया, फिर भी आप मुझसे नाराज़ रहते हैं क्यों? बेबसी से बच्चों की तरह सवाल पूछ रहा था। कुछ ही पल गुजरे जब कमरे का दरवाज़ा खिला। अरमान ने जल्दी से अपनी आंखों से निकलते आंसू साफ कर लिए। वो बहुत मुश्किल से हिम्मत करती हुई कदम कदम चलती उन दोनों के करीब आई। फिर एक नज़र ज़ौबी बेगम को देखने के बाद वो जल्दी से कमरे के सोफ़े की जानिब बढ़ गई और वहीं जाकर बैठ गई। वो फ़िलहाल अरमान आलम की निगाहों से छप जाना चाहती थी, क्योंकि कुछ देर पहले वो इतनी परेशान थी कि बिना सोचे समझे इसके सीने से जा लगी। क्योंकि इस वक्त सिर्फ उसे अरमान ही अपना वाहिद सहारा और अपना मुहाफ़िज़ महसूस हो रहा था, जिसके सीने से लगी वो सुकून महसूस कर सकती थी।
मगर अब उसे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी के साथ ख़िफ़्फ़त महसूस हो रही थी। और दूसरी बात, कम से कम वो अरमान आलम और उसकी मुँह के दरमियान कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। वो मुँह के पास बैठा अब भीमों को देख रहा था और वो सोफे पर बैठी बस उन दोनों को ही देख रही थी। वो मुसलसल अपने वजूद पर इसकी नज़रें महसूस कर सकता था। दोनों एक कमरे में बैठे थे मगर मुकम्मल खामोशी थी। जारी है।